मुझे लगता है कि ये ना दो अलग अलग मुद्दों को इन्होंने एक उसमें क्लब करके बैन कर दिया है। रियल मनी गेमिंग इज नॉट ओनली गैम्बलिंग। रियल मनी गेमिंग वेदर स्किल और चांस को बैन कर दिया है, पर ई स्पोर्ट्स गेमिंग को रिटेन कर लिया है। ये बहुत ही डिलिबरेट रीऑर्डरिंग है गेमिंग इकोसिस्टम का। इंटरनेट रेगुलेशन का नेचर ही यही है कि आप 100% रेगुलेशन तो ऑनलाइन में कर ही नहीं पाएंगे। उसके कॉन्ट्रास्ट में ये जो लॉ है ये 180 डिग्री टर्न अराउंड है। नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री खुद कहती है कि हमें पता ही नहीं। इंडिया में गैम्बलिंग बैन है, दुनिया के दूसरे देशों में गैम्बलिंग को लेकर क्या प्रैक्टिसेस हैं? चैनल ब्लॉक करना मुझे लगता है ये इट गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। मोहक मंगल का केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है फेयर यूज या फेयर डीलिंग वाले में, या एएनआई का केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है? कॉपीराइट के लिए पिछले 50 साल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है एआई। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे पॉडकास्ट के इस बेहद खास एपिसोड में। इस एपिसोड में बेहद खास मुद्दे पे बात होने जा रही है और मुद्दा है ऑनलाइन गेम का, ऑनलाइन गेमिंग का। और अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया, पास हो गया, कानून बन गया। कानून ये बना कि ऑनलाइन गेम्स जितने भी हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपसे फी ली जाती है और आपको प्राइज मनी के तौर पर कुछ कुछ मिलता है। वो आपके लक पे, चांस पे डिपेंड करता है। इसको कहा जाता है रियल मनी गेम्स, और इनको कर दिया है गवर्नमेंट ने बैन। अब ये बैन कितना बड़ा है, कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ने खुद स्टेट किया है कि 45 करोड़ लोग इंपैक्टेड हैं। 2 लाख लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, करीब करीब 400 कंपनियां इस बिजनेस में थीं। और एक बड़ी कंपनी ड्रीम 11, जिसने टीम इंडिया का 3 साल का स्पॉन्सरशिप जो राइट है, उनका जो जर्सी है उसका राइट लिया और पैसा पे किया बीसीसीआई को 356 करोड़, वो भी अधर में लटक गया। तो हमने सोचा कि हम लोग इस पूरे इशू को डिस्कस करते हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिसका इस पे एक्सपर्टीज हो, जो कि उसकी पूरी प्रोज एंड कॉन्स को जानता हो, उसकी लीगैलिटी को जानता हो। तो हमारे साथ हैं आज अमित दत्ता, जो कि बहुत सीनियर लॉयर हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं। 27 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, डिफेमेशन भी इनकी एक्सपर्टीज़ है। इन तमाम बातों पर इस पॉडकास्ट में बातचीत होगी। अगर आप गेमर हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या पॉलिसी मेकर हैं, या आप एक अवेयर नागरिक बनना चाहते हैं, तो इस बातचीत को पूरा सुने, आगे तक सुने। और एक बोनस और बता दूं इंट्रोडक्शन में ही कि इस पूरी बातचीत के दौरान एक ऐसे एक्ट की भी बात होगी जिसका नाम कॉपीराइट एक्ट है, जिसने कॉपीराइटिंग की पूरी दुनिया को बदल दिया। 2012 में आया था और उससे जुड़े हुए थे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियंस, इंक्लूडिंग जावेद अख्तर एंड गुलजार। थैंक यू सो मच सर, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू प्रवीण, आपने बुलाया मुझे। सबसे पहले तो यही सर, आज पूरी चर्चा का विषय बना हुआ पूरे देश में कि एक गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने 1 साल पहले इस पूरी इंडस्ट्री को, जो ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री को टैक्स के अंडर लाया, जीएसटी लगा दिया 28%। और आंकड़े बताते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू राइज हुआ गवर्नमेंट के लिए। और अचानक 6 महीने बाद, 1 साल बाद, उन्होंने कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन कर दिया। आप इस चीज को पहले कैसे देखते हैं एज एन एक्सपर्ट? मुझे लगता है कि ये ना दो अलग अलग मुद्दों को इन्होंने एक उसमें क्लब करके बैन कर दिया है। जनरली पब्लिकली अगर लोग समझते हैं तो पूरी जनता समझती है कि गैम्बलिंग बैन हुआ है, पर रियल मनी गेमिंग सारा का सारा गैम्बलिंग नहीं था। और ये 1955 से डिस्टिंक्शन जो, और ये जो सेपरेशन है गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। तो रमी जो कार्ड गेम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में कहा कि हाँ, जब कार्ड बटता है तो चांस वाला हिसाब से शुरू होता है, पर उसके बाद मेमोरी और कैलकुलेशन और कार्ड्स की कौन से कार्ड किसके पास हैं, वो दैट इज अ एलिमेंट ऑफ स्किल। और तो ये जो स्किल का जो एलिमेंट है, इसका मतलब है ये गैम्बलिंग नहीं है। इस लॉ में दोनों चीजों को क्लब कर दिया है। रियल मनी गेमिंग इज नॉट ओनली गैम्बलिंग। मैं सबसे पहले तो 2 चीज कहूंगा।
I completely support the prohibition of gambling, primarily not because of the social evil issue और ये public health का issue भी है, mental health का issue भी है. लोग इसमें गुमराह हो रहे थे. लोगों हर ऐप हर गेम रिलायबल नहीं होता है, उसमें साइबर सिक्योरिटी का इशू होता है. वो आपके फ़ोन में घुस जाते हैं, आपका डेटा भी चुरा सकते हैं. तो कई चीज़ उसमें नार्को टेररिज्म का पैसा, क्रिमिनल्स का पैसा भी इसमें रूट हो रहा था. महादेव ऐप का आपने इतना बड़ा स्टोरी सुना है. तो ये कोई नई बात नहीं है. तो आई कंप्लीटली सपोर्ट द प्रोहिबिशन ऑन गैम्बलिंग. आई थिंक ये इंग्लिश में कहावत है जो मैंने थोड़े दिन पहले कहा, यू थ्रू द बेबी आउट विद द बाथ वाटर. इसमें आपको जरूरत था कि एक डिस्टिंक्शन बरकरार रखना. और क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि लॉ में भी जब आपने कहा है हम रियल मनी गेमिंग, इफेक्टिवली आपने क्या करा है इस गेमिंग में, सरकार ने क्या करा है इसमें रियल मनी गेमिंग वेदर स्किल और चांस को बैन कर दिया है, पर ई स्पोर्ट्स गेमिंग को रिटेन कर लिया है. तो इफेक्टिवली इसमें कोई रियल मनी गेमिंग बैन नहीं हुई है, आपने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है. अच्छा, ई स्पोर्ट्स को आपने बोला ई स्पोर्ट्स जारी रहेंगे. ई स्पोर्ट्स का मतलब ये होगा कि मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होगा, जैसे F1 ऑनलाइन गेम्स है, अपना फीफा का फुटबॉल है. बस इसकी ब्लेसिंग चाहिए होगी स्पोर्टिंग फेडरेशन के हाथ से, और ये मल्टी इवेंट होगा. और इसमें भी प्राइज मनी होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी होगा. तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि रियल मनी गेमिंग आपने एक्चुअली बैन करा हुआ है? नहीं करा हुआ है. आपने गैम्बलिंग डेफिनेटली बैन करा हुआ है. रियल मनी गेमिंग का आपने नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया है, और उसको आपने एक फील्ड बना दिया है जहाँ के विथ रिग्रेट आपने ये फील्ड बना दिया है कि छोटे स्टार्टअप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये बड़े बड़े कंपनीज एक्सेस कर पाएंगे. तो मेरे हिसाब से ये एक्ट कुछ ज्यादा सोशली बेनिफिशियल लेजिस्लेशन अपार्ट गैम्बलिंग को बैन करने का सोशली बेनिफिशियल जो लेजिस्लेशन इफेक्ट है, इसके अलावा ये बहुत ही डिलिबरेट रीऑर्डरिंग है गेमिंग इकोसिस्टम का. अच्छा, मेरे रीडिंग में. अच्छा, इट इज टू ब्रिंग गेमिंग इनटू अ रेगुलेटेड इन्वायरमेंट, कि आप सरकार रेगुलेट करेगी, यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी. उसमें भी इशू है, हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में. कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस वाला इशू है. और दूसरा, स्पोर्ट्स फेडरेशंस विल बी द ब्लेसिंग अथॉरिटी. तो हर स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास ये पावर होगा कि आप रजिस्टर करो, हम अप्रूव करेंगे, ब्रांडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब वो प्राइवेट अरेंजमेंट्स नहीं होंगी, अब वो रिकग्नाइज्ड. आपको याद होगा अभी नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट भी पास हुआ है चंद महीने पहले. बिल्कुल, बिल्कुल. उसमें भी रिकग्निशन है स्पोर्टिंग फेडरेशन अथॉरिटीज का. जो ये गेमिंग बिल की पहली ड्राफ्ट जो पब्लिकली लीक हुई थी और जो लॉ फाइनली पार्लियामेंट में गई थी, उसमें सटल चेंजेस थे कि जो स्पोर्टिंग फेडरेशन स्पोर्टिंग लॉ में, स्पोर्ट्स लॉ में अब रिकग्नाइज हुई हैं, जिसमें BCCI भी आएगा मेरे हिसाब से. अब वो सारे ई स्पोर्ट्स के एक किस्म से रेगुलेटर बनेंगे. अच्छा सर, अगर ये देखा जाए कि इस पूरे लेजिस्लेशन जो बना है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज हो सकता है? ये फेडरेशन बोल चुकी है कि हम लोग यूनाइट होके इसको कॉन्टेस्ट करेंगे, तो इसमें क्या ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है? कितने चांसेस हैं आपको लीगल पर्सपेक्टिव से अगर देखें? स्टेट के लिस्ट में आई थिंक एंट्री 34 है. बेटिंग और गैम्बलिंग स्टेट का पावर में है. अच्छा, ठीक है. अभी तक आप देख रहे हैं तमिलनाडु में, अपना गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, कई जगह जब लॉ बनी है तो चैलेंजेस गई हैं. अभी कर्नाटका में चैलेंज हुआ था तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था. ये सुप्रीम कोर्ट में इसका SLP भी पेंडिंग है. अच्छा, वो लॉ अपहोल्ड हुआ था. अच्छा. तो सारे जो केसेस हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि स्टेट का पावर है. अभी पहली बार ये सिचुएशन आया है जहां पे एंट्री 52 में यूनियन ने असर्ट किया है गैम्बलिंग पे और नॉन गैम्बलिंग RMG पे अपना पावर ऑनलाइन स्पेस में. अच्छा. तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा इशू है कि यूनियन गवर्नमेंट का क्या पावर था कि नहीं था. यूनियन गवर्नमेंट ने कई चीजें कही हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजन में. उन्होंने ये कहा है कि भैया देखिए हमारा पावर है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स,
बिटवीन मोर देन 1 और 2 स्टेट्स, तो हम इसको लेजिस्लेट कर सकते हैं। एंट्री 52 में हम पब्लिक इंटरेस्ट में लेजिस्लेट कर सकते हैं। अगर कर्नाटक एक लॉ बनाएगी तो वो तमिलनाडु में काम नहीं आएगी, आंध्र प्रदेश में काम नहीं आएगी, केरला में काम नहीं आएगी, वो सीमित रहेगी कर्नाटका में। तो अगर हम नेशनल लॉ बनाएंगे तो कंपेलिंग, उनके भी आर्गुमेंट्स कंपेलिंग है। क्वेश्चन ये है कि आप इस बेसिस पे आप ये पावर ले सकते हो कि नहीं ले सकते। अभी तक क्या हो रहा था, जियो लोकेशन करते थे लोग। आप रियल मनी गेमिंग की व्हाट्सएप बिजनेस चैनल देखें तो वो कर्नाटका में अवेलेबल नहीं थी, तमिलनाडु पर आप दिल्ली आते या कहीं और जाते तो वहाँ अवेलेबल होती थी। तो अब ये लॉ चेंज हो गया है। तो आपने इफेक्टिवली क्या करा है, ये कॉम्पिटेंस वाला जो इशू है, ये अगर जाएगा तो जाएगा पार्लियामेंट में। मेरे हिसाब से जो मैं पब्लिकली देख रहा हूँ, सारी बड़ी कंपनियां कह रही हैं, कई बड़ी कंपनियां कह रही हैं हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इसको चैलेंज करने का, विच इज वेरी स्ट्रेंज। ओके, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 19(1)(g राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन के बेसिस पर उनके पास स्ट्रॉन्ग केस है उनका कंपनियों का? वो एब्सोल्युटली केस बहुत कंपेलिंग है। मैं स्ट्रॉन्ग एज अ लॉयर मैं स्ट्रॉन्ग केस तो कभी यूज नहीं करता, पर मैं कंपेलिंग वर्ड यूज करता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, क्योंकि डेफिनेटली आर्टिकल 9(1)(g में गैमलिंग का वर्ड नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्ट करता है। गैमलिंग ट्रेड एंड कॉमर्स में नहीं आता है, वो आउटसाइड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में आता है जनरली, सोशल रीजंस और मोरालिटी के रीजन से। अल्कोहल का भी यही पोजीशन है, आपकी वो फंडामेंटल राइट नहीं है अल्कोहल का बिजनेस करने की। तो सेम वे गैम्बलिंग का नहीं इशू होगा, पर स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग पे 19(1)(g का तो वायलेशन 100%। ओके, और सर जब ये नंबर आ रहा है कि 45 करोड़ पीपल आर इम्पैक्टेड, कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, हम लोग भी ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं, आईपीएल चलता है या कोई बड़ी सीरीज आती है, जब इतना बड़ा नंबर है अक्रॉस इंडिया, तो आपको लगता है कि एकदम से ब्लैंकेट बैन जो है उससे फिर ये अंडरग्राउंड हो जाएगी गेमिंग, अलग तरीके से कुछ नया आ जाएगा, तो उसका थ्रेट है? तो थोड़ा सा नहीं, देखिए अंडरग्राउंड तो यानी कि देखिए इंटरनेट का रेगुलेशन का सवाल तो एक वो अंग्रेजी में बोलते हैं वैकामोल वाला गेम होता है, उसमें 10-12 होल होते हैं, उसमें से एक क्रीचर आता है तो आप उसको एक हथौड़े से मारते हैं, फिर वो कहीं और से आता है, कहीं और से आता है, तो वो नेवर एंडिंग हो जाएगा। तो इंटरनेट रेगुलेशन का नेचर ही यही है कि आप 100% रेगुलेशन तो ऑनलाइन में कर ही नहीं पाएंगे अनलेस यू आर चाइना। चाइना में भी चैलेंजेस हैं, पर आपका इकोसिस्टम ऐसे स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है इंटरनेट इकोसिस्टम। तो 100% ये फियर कि ऐप स्टोर्स पे ऐसे गेम जाएंगे जो ऊपर से गेम आरएमजी ना दिखें, गैम्बलिंग गेम्स ऐप्स ना दिखें, पर एक्चुअली ऐप्स हों, और वर्ड ऑफ माउथ से ये स्प्रेड हो कि भैया ये ऐप्स हैं, और मनी अलग अलग सिस्टम से चैनल हो, तो इट इज एंटायरली पॉसिबल कि ये होगा। आई थिंक उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, ये 180 डिग्री टर्न अराउंड है। आपने 2021 के जो आईटी रूल्स से 2023 में मेरे हिसाब से अमेंड किए थे इनडायरेक्टली गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, हेल्थ, सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन ऑफ गेम्स, ये सब। उसके कॉन्ट्रास्ट में ये जो लॉ है ये 180 डिग्री टर्न अराउंड है, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री खुद कहती है कि हमें पता ही नहीं था। सबसे बड़े प्लेयर ड्रीम्स 11 जैसे के जो फाउंडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि टीवी पे दिया है कि दिस केम आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड, हमें पता ही नहीं था। आई हैव माई पर्सनल रिजर्वेशंस ऑन दैट, बट वो खैर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इनका पब्लिक स्टेटमेंट ये है कि हम किसी को इल्म ही नहीं था कि ये लॉ आने वाला है। तो इसका ये मतलब है कि स्टेक होल्डर इनपुट नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एज गवर्नमेंट, तो आपने फिर इकोसिस्टम समझा कैसे? ये डिस्टिंक्शन हाउ डिड यू फाइंड आउट, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड, प्राइमरी डेटा कहाँ से आया आपके पास कि व्हाट इज इम्पैक्ट एनालिसिस हुआ कि नहीं हुआ इस लेजिस्लेशन का, कि भैया व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस लेजिस्लेशन, हाउ मेनी लाइवलीहुड विल बी सब्जेक्टेड, व्हिच आई थिंक वो नॉट, परहैप्स इनको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली आप देखें तो आरएमजी तो खत्म नहीं हुआ है ना, आपने बस आरएमजी को रीऑर्डर किया है, ये बैन नहीं हुआ। ये आई थिंक इट्स अ मिसनोमर। आई डोंट थिंक वी शुड बी सेइंग कि भैया आरएमजी बैन हो गया है। अच्छा, आरएमजी का नॉमेनक्लेचर चेंज होके आपने उसको रीऑर्डर कर दिया इकोसिस्टम को, बस गैम्बलिंग बैन कर दिया है। वो अच्छी अचीवमेंट है,
which I completely approve. अच्छा सर, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि इंडिया में गैम्बलिंग बैन है, दुनिया के दूसरे देशों में गैम्बलिंग को लेकर क्या प्रैक्टिसेस हैं लीगल और लेजिस्लेचर वाइज? सर, इंडिया में मैं देखता हूँ, आप पब्लिक हेल्थ कंसर्न अगर गैम्बलिंग को कहते हैं तो पब्लिक हेल्थ कंसर्न स्मोकिंग और अल्कोहल का जो पब्लिक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है उसका डेटा तो कई अवेलेबल है। और लोग कहते हैं कि भैया अगर आप अल्कोहल बैन कर दें तो ये बैन कर दें, वो बैन कर दें, तो सिगरेट्स बैन कर दें, टबैको बैन कर दें, तो आपका पब्लिक हेल्थ पे जो प्रेशर पड़ता है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे जो प्रेशर पड़ता है वो डबल डिजिट, यानी कि इट इज ट्रेमेंडस सेविंग इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, एंड पीपल लाइव्स, सिटीजन लाइव्स विल बी सेव्ड। पर क्यों नहीं बैनिंग होता? क्योंकि आप देखते हो कि 100% प्रोहिबिशन हिस्ट्री में, अमेरिका की प्रोहिबिशन से लेकर आज तक, आपने बिहार का स्टोरी पढ़ा होगा कि कई लाख लीटर चूहे पी गए थे अपेरेंटली ऑफ सीज्ड अल्कोहल। तो इफेक्टिवली इशू ये है कि आप 100% प्रोहिबिशन का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी मेकर्स को समझ आ गया है कई साल पहले कि 100% पॉलिसी प्रोहिबिशन सीम टू पुश एवरीथिंग अंडरग्राउंड इन द हैंड्स ऑफ अंडरवर्ल्ड। बिहार में ये अक्सर है, नॉर्मल स्टोरीज हैं कि वहां पे आज भी दारू बिकती है। करेक्ट। गवर्नमेंट ने बैन किया, पर है अलग जिनको खरीदना है और जिनकी खरीदने की कुव्वत है उनको मिल जाती है। इतने ड्रकोनियन लॉ के होते हुए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, आप जेल जा सकते हैं, आपको बेल नहीं होगी तभी, और लाखों लीटर अल्कोहल जो सीज हुई है वो गायब हो जाती है ऑन द ऑस्टेंसिबल एक्सक्यूज दैट रैट्स हैव ड्रंक इट, पेस्ट्स हैव ड्रंक इट। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो ये प्रोहिबिशन का जो पॉलिसी चॉइस है वो बहुत स्पेयरिंगली एड्रेस्ड है। ऐसा नहीं है कि गैम्बलिंग ओपनली अलाउड है, कई कंट्रीज में गैम्बलिंग बहुत हेविली रेगुलेटेड है, कई कंट्रीज में गैम्बलिंग अलाउड है, पर जनरल अप्रोच इंटरनेशनली ये है कि गैम्बलिंग शुड बी रेगुलेटेड, दे शुड नॉट बी कंप्लीट प्रोहिबिशन। आप कैसीनोज हैं, आप गोवा में चले जाइए ऑफशोर, या आप लास वेगास चले जाइए, वहाँ कैसीनोज हैं, वो गैम्बलिंग है, वो स्ट्रेट अप गैम्बलिंग है। आप स्लॉट मशीन गैम्बलिंग करते हैं हांगकांग में, आप जापान में करते हैं, कई जगह में होता है, पचिंको पार्लर्स हैं, वो गैम्बलिंग ही है। तो ये गैम्बलिंग का जो अप्रोच है वो हाईली रेगुलेटेड है, रेवेन्यू सोर्स है, लाइक अल्कोहल एंड टबैको, एंड इट इज रेगुलेटेड टू रिड्यूसिंग द पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड सोशल कंसर्न। तो कसिनोज को लेकर क्या गवर्नमेंट का डिफेंस रहता है कि कसिनो क्यों नहीं बैन होते इंडिया में, गोवा में है? देखिए, अगेन ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो अब क्वेश्चन ये है कि आप रियल मनी गेमिंग में आपने रियल ऑनलाइन पे आपने असर्ट कर दिया, क्यों? मैंने आपको एंट्री 52 का बताया, पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का बताया, और दूसरा इंटरनेट, जो यूनियन गवर्नमेंट जिसका लॉ बनाती है वो यूनियन लिस्ट में। तो इन तीन चीजों पे आपने असर्ट कर दिया, पर आप पब्लिक बेटिंग और गैम्बलिंग पे, फिजिकल इस्टेब्लिशमेंट पे आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो कई स्टेट्स ने उनको बैन करा हुआ है, कई स्टेट्स में नहीं बैन करा हुआ। आपने लॉटरी सिस्टम देख लिया था, नॉर्थ ईस्ट में खूब चलता था, अब कई जगह बैन है, कई जगह अभी आज भी चलता है। पंजाब में लॉटरी टिकट बिकते हैं, केरला में मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, नहीं केरल में बिकते हैं, केरल में बिकते हैं। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहा है। तो मुझे लगता है इसमें अगर कोर्ट में डिस्कशन होगी और असेसमेंट होगा तो ये फेडरल स्प्लिट ऑफ पावर्स और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे होगा। तो द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी सेंसिबल and smart in how it has constructed the reason and the basis for it. इन्होंने सोच समझ के किया, ऐसा नहीं नीजक रिएक्शन नहीं है ये, पर मुझे लगता है कि ये ओवरकिल है। अच्छा, आरएमजी कंपनियों के पास अभी बहुत बड़ा डेटाबेस है और आप डेटा प्रोटेक्शन के लॉयर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना बड़ा, अगर कंपनियां रातों रात बंद हो जाएंगी इतनी सारी कंपनियां, तो लोगों का जो डेटा है उसको सेफगार्ड करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है? क्या कोई वो डेटा ब्रीच का कोई थ्रेट है इस पूरे एक्शन में? नहीं, वो तो हमेशा था, और इंडिया में आईटी एक्ट में सेंसिटिव पर्सनल डेटा रूल्स, पुराने रूल्स हैं जिसमें कंसेंट बिफोर डिस्क्लोजर, ये सब रिक्वायरमेंट्स तो है ही हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर का प्रोहिबिशन नहीं है इंडिया में, आप बाहर भेज सकते हैं डेटा, ये कोई रोक नहीं है इंडिया में। तो वो अभी एक रिस्क एलिमेंट है,
जो कंपनी डेटा बेचना चाहेंगी, छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, मिड साइज कंपनियां हैं जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो ये बहुत वैल्यूबल सिस्टम है। हमारी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो इनैक्ट हो गई है, इन फोर्स है, पर उसके रूल्स अभी तक नहीं आए हैं। अभी लेटेस्ट सुनने में आ रहा है कि ईयर के एंड तक आएंगी। ये 5 साल हो गए उसको, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था लॉ लाइए, तो अब हम 2025 में बैठे हुए हैं। तो अभी तो रिस्क एरिया तो काफी खुला हुआ है, रिस्क एलिमेंट इज क्वाइट अपेरेंट फ्रॉम अ डेटा प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव। पर द लॉ अभी भी उनको, बड़े जो कंपनीज हैं उनको मुझे लगता है बहुत समझदार हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मिड साइज भी होंगे और कंप्लायंट भी हैं डेटा प्रोटेक्शन में, क्योंकि वो उनका इंटरनेशनल स्प्रेड भी है। ड्रीम्स 11 का सिर्फ इंडिया स्प्रेड नहीं, वो इंटरनेशनल स्प्रेड भी है, तो वो कई रेगुलेशंस, कई टेरिटरी के रेगुलेशंस में कंप्लाई करते हैं। तो मुझे उनसे ऐसा रिस्क नहीं नजर आता, मुझे रिस्क नजर आता है छोटी छोटी कंपनी। अच्छा, अगर पर्टिकुलरली एक इंसिडेंट की बात की जाए, जैसे ड्रीम 11 और बीसीसीआई का जो टाई अप है, जैसे मैंने बताया कि 356 करोड़ का इनका डील था 3 साल का। इसके ऐसे केसेस में क्या होता है, मान लीजिए मेरी और आपकी डील हुई, ठीक है, और गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को बैन कर दिया, तो मुझे तो अपने हाथ खींचने पड़ेंगे आपसे। ऐसे केस में लीगली क्या ड्रीम 11 इसको लीगली चैलेंज कर सकता है कि हाँ भाई, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, बीसीसीआई इन्वॉल्व है और हमें इतने 3 साल का राइट्स है, और बीसीसीआई के पास अपने क्या लीगल राइट्स हैं? क्योंकि दोनों ने तो बीसीसीआई ने तो अनाउंस कर दिया कि विल नॉट गो अलोंग विद। देखिए, जब मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे जिसमें हमें पता है लेजिस्लेशन चेंज हो सकता है, अगर मेरे पास अकल होगी तो मैं उसको एक लेजिस्लेटिव फोर्स मेजर जिसको कहते हैं, कि कल लॉ चेंज हो गया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो आपको स्पॉन्सरशिप के पैसे कैसे दूंगा। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में पब्लिकली ड्रीम्स 11 ने ये क्लॉज और बीसीसीआई ने ये क्लॉज रखा था कॉन्ट्रैक्ट में, और आई थिंक बीसीसीआई ने, जहां तक मेरे सुनने में आया, बीसीसीआई ने उनको रिलीज भी कर दिया अपने ऑब्लिगेशन से। हाँ। अभी एशिया पर कई कंपनीज हैं जिन्होंने दूसरे स्पॉन्सरशिप्स करे होंगे, आरएमजी के संदर्भ में नहीं, अलग। कोविड में आपने देखा होगा कई बार कोविड की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा था, तो कोर्ट ने इसमें फोर्स मेजर की बड़ी कि मैं बिल्डिंग नहीं बना सकता, आपको सर्विस डिलीवरी नहीं दे सकता, लॉकडाउन है, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली फोर्स मेजर जो प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट में, आप रिलीज हो सकते हैं। अच्छा। अगर आप डालो तो, अगर आपने ये थोड़ा सा पारदर्शिता नहीं दिखाई हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप फंस सकते हो। पर अगर आपने सेंसिबली करा हो अपना कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, तो इसमें मार्केट कंडीशन, लेजिस्लेटिव फोर्स मेजर पे आप हट सकते हैं। और अगर देखा जाए, मान लीजिए आरएमजी वाला जो पार्ट है, रियल मनी गेम्स वाला जो पार्ट है, इन कंपनियों के बिजनेस से हटा दिया जाए, तो ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर्स हैं, है ना, माई सर्कल है, ड्रीम 11 है, पोकर है, रमी है, ये तो इनके पास बचता क्या है, मतलब स्कोप ऑफ बिजनेस कितना बचता है इंडिया में? यानी कि बार बार ड्रीम्स 11 का नाम ही लेने से, बट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, उनके अलग भी बिजनेस थे, फैन कोड था और कई और भी बिजनेसेस थे। हाँ, आरएमजी के जितना बड़ा नहीं था, तो डेफिनेटली उनको फाइनेंशियल धक्का तो बहुत ज्यादा है, और वो डिपेंड करता है वो कितनी अच्छी बिजनेस है, कितनी बुरी बिजनेस है। जो फाउंडर है ड्रीम 11 के, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास 2 साल का रनवे है पैसे का, अच्छा, हमारे पास कैश है, तो हम अभी नहीं प्रपोज करेंगे किसी को फायर करना या किसी को निकालना, और हमारा धंधा चलता रहेगा, हम पिवट करेंगे। मेरे हिसाब से जो बड़े कंपनीज है वो ई स्पोर्ट्स में पिवट करेंगे मेरे हिसाब से। और मैं यानी कि एक 27-28 साल के बाद इस प्रोफेशन में ये कह सकता हूँ कि चाहे पब्लिकली आप कहें कि हमें किसी को पता नहीं था, मेरे हिसाब से ये मैसिव, जो मैं इसलिए मैं कहता हूँ, ये मैसिव रीऑर्डरिंग था सिस्टम का, और मुझे लिए वही आप, आई सस्पेक्ट कि जो बड़े प्लेयर्स हैं आप ई स्पोर्ट्स में जल्द देखेंगे उनको। तो मुझे नहीं लगता कि आप समझ लीजिए, अगर आपका 80-70% या 100% रेवेन्यू एक लॉ में छीन जाएगा, तो आप मुड़ के अगले दिन बोलेंगे हमारे चैलेंज करने का कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल। या आप कहें कि हमें लीगल एडवाइस मिली है कि इसमें चैलेंज का कुछ बनता नहीं है, हमारे लॉयर्स ने कहा है कि इट्स नॉट वर्थ चैलेंजिंग, पर आप कहेंगे कि हम चैलेंज नहीं करेंगे। तो आई एम अ बिट सिनिकल अबाउट दिस, बट आई थिंक दैट they will pivot into esports, or companies that are not able to pivot into esports will probably shut down, or they will pivot into
नॉन RMG गेम्स विच आर अलाउड, सोशल गेम्स वो अलाउड है। ओके, हाँ, सोशल गेम्स एंड सोशल गेम्स अलाउड है। इसमें यही है कि भैया वेजर नहीं, बेटिंग नहीं कर सकते आप, और एंड में प्राइज नहीं हो सकता, मनी प्राइज नहीं हो सकता। तो वैसे भी बहुत बड़ी इकोसिस्टम है जिसको अब आप सोशल गेम्स बोलते हैं, मुझको पता नहीं सोशल गेम्स क्यों बोलते हैं, पर उसमें भी इश्यूज आएंगी। उसमें इश्यूज लूट बॉक्सेस का आएगा कि मैं PUBG पे लूट बॉक्स खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता हूँ। और लूट बॉक्स में अगर मुझे नॉन मॉनेटरी क्रेडिट्स आ गया गेम का, लूट बॉक्सेस में आपको पता नहीं होता है क्या है अंदर, अगर लूट बॉक्स में नॉन मॉनेटरी क्रेडिट आ गया गेम खेलने का, तो वो क्रेडिट है, इट इज देयर इज अ इक्विवेलेंट इन मनी। कॉइन्स होते थे पहले गेम्स में, तो लूट बॉक्सेस में अगर लूट बॉक्स का सिस्टम वो कवर्ड है कि नहीं है, वो मेरे जैसे वकीलों को फिर इंटरप्रिटेशन वाली बात होगी। पर सोशल गेम्स का तो इकोसिस्टम अभी भी है, तो कई सोशल गेम्स में जाएंगे जिसमें इन गेम एडवर्टाइजिंग है। अब हर सेक्शन के बाद आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वो आप इन गेम एडवर्टाइजिंग से पैसे बनाएंगे, इन गेम ब्रांड प्लेसमेंट से पैसे बनाएंगे, आप पिवट करेंगे। जो कंपनीज टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है उनका टेक्नोलॉजी पिवट मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ी बात होगी। जो कंपनीज गेम्स सोर्स करती हैं मार्केट से, उस पर अपना ब्रांडिंग चिपका के लॉन्च करती हैं, उनको प्रॉब्लम जाएगी। ओके, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 15-20 सालों से इंडिया जो है वो ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा मार्केट बन रहा था। अब ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी थे कि ग्लोबल जो इंडिया की मार्केट को देख रहे थे। आपको क्या लगता है कि अब इससे ओवरऑल इंडिया के टेक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के उस जो एक अप्रोच है उसको कहीं ना कहीं झटका लगेगा कि अब इंडिया में जाके इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, थोड़ा सा होल्ड बैक वाला एटीट्यूड आएगा ग्लोबल प्लेयर्स में? यानी कि मेरा हमेशा आर्गुमेंट ये होता है कि इस दुनिया में अगर आप पॉलिसी सर्टेनिटी नहीं डिस्प्ले कर सकते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल आपके कंट्री में 10 बार सोचेगा आने से। ऐसी भी बात नहीं है, मैं भी इंडियन हूँ, आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ एंड हैव अ लॉट ऑफ प्राइड इन माय कंट्री। आई नो दैट हम दुनिया की बहुत ही बड़े दो बड़े मार्केट में से हैं। तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी के बावजूद मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा इस देश में, क्योंकि पॉपुलेशन यंग है, रेडी मार्केट है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कम हो पर मार्केट बड़ा है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, पर पॉलिसी सर्टेनिटी से लॉन्ग टर्म कैपिटल आपका जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो दैट इज मोर predictable on the basis of predictable policy, that is better for our long term growth. एक speculative financial ecosystem नहीं होगी आपकी कि आज यहाँ है कल वहाँ नहीं है। तो I think it is better to have policy certainty. सर, अब बातचीत के दूसरे हिस्से में चलते हैं और दूसरा हिस्सा है यूट्यूब का। हम लोग जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ये यूट्यूब पे जाता है। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है इंडिया में और नए नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं इस मार्केट में, कमा भी रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, फेम भी बना रहे हैं। ऐसे में एक लॉ जो यूट्यूब का लॉ है वो है स्ट्राइक का लॉ। 3 स्ट्राइक आई और आपका चैनल गायब। ये बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स में, इवन बड़े मीडिया हाउसेस के लिए। एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि ये कितना फेयर है यूट्यूब का जो स्ट्राइक वाला है, और इसकी जगह पे स्ट्राइक की जगह पे मतलब चैनल को शट डाउन करने की जगह पे उस वीडियो को हटा देना या कोई और ऑल्टरनेटिव मेजर हो अगर इसकी जगह, वो कितना फायदेमंद होगा? देखिए, जहां तक हमारे कंट्री का लॉ है वो लॉ बहुत क्लियर है मेरे हिसाब से। लॉ ये है कि अगर आप यूट्यूब, एक्स, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म है तो आप इंटीमेडी नहीं है। अगर आपको कोर्ट ऑर्डर या सरकार का नोटिस आए, वैलिड नोटिस आए, और वैलिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, सरकार का वैलिड नोटिस आए या कोर्ट नोटिस आए, तो आपको कंटेंट रिमूव करना है। आप जज नहीं बन सकते कि ये कंटेंट एक्चुअली कोर्ट का नोटिस आए कि ये डेफेमेटरी है कि नहीं है, सरकार का नोटिस आए कि ये नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, आप इसको हटाइए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप इसको हटाइए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट, मैंने इसको असेस किया है कंटेंट को और ये इट इज नॉट वायलेटिव। ये आप नहीं कर सकते, दिस इज द लॉ और ये एक्सेप्टेड है।
सारे प्लेटफॉर्म से। जब ये एक्सेप्टेड है तो आप जब 3 स्ट्राइक और विद इन 90 डेज और फिर पूरा चैनल सस्पेंड करते हैं तो आप एक तरीके से जज ही बन रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप बेशक मेरा इंडिविजुअल वो जो पीस किसी को ऑफेंड करता है या किसी आईपी लॉ के खिलाफ है या किसी कोर्ट ऑर्डर के तहत आपको हटाना पड़ रहा है, उसको हटा दीजिए, पर आप चैनल नहीं बैन कर सकते। किसी डेफेमेशन केस में न्यूज़पेपर तो बैन नहीं हो जाता, उस एक स्टोरी पे केस चलता है, कोर्ट डिसाइड करती है डेफेमेशन है कि नहीं है, वो केस कोर्ट देखती है, न्यूज़पेपर तो बंद नहीं हो जाता ना। तो ये बेसिक लॉ है कि आप प्लेटफॉर्म नहीं बंद कर सकते, तो आप प्लेटफॉर्म नहीं बंद कर, यूट्यूब तो बैन नहीं होता ना, क्योंकि वो इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी का ये प्रिंसिपल है कि इंटरमीडियरी को एक्चुअल नॉलेज नहीं होता किसी वायलेटिव कंटेंट का। आप जब नोटिस देते हो या सरकार नोटिस देती है, कोर्ट का नोटिस आता है, तब नॉलेज शुरू होता है, तब नॉलेज का क्लॉक शुरू होता है। अच्छा। तब इनके पास 36 आवर्स 15 दिन जो भी पीरियड है आईटी एक्ट में, उनको उस पीरियड में रिमूव करना होता है कंटेंट। अगर नहीं रिमूव करते तब वो जिसने कंटेंट पोस्ट किया है और यूट्यूब के बीच में कोई अंतर नहीं होता लायबिलिटी में, दोनों उसी एक ही जगह पे। पर अगर कंटेंट रिमूव कर दिया तो यूट्यूब की उसके बाद लायबिलिटी नहीं होती लॉ में। आईटी एक्ट में सेक्शन 79 जो है उसको सेफ हार्बर दिया गया है इंटरमीडियरीज को। तो इंटरमीडियरी को सेफ हार्बर इसलिए दिया है कि भैया आप अब किसी कंटेंट के बेसिस पे जज नहीं बन सकते। तो ये जो 90 डेज का जो पॉलिसी है, ये पूरा चैनल रिमूव करने का, स्ट्राइक का आई एग्री, स्ट्राइक आप करना चाहिए, आपको, आपका काम है ये करना, ये आपका ऑब्लिगेशन है। पर चैनल ब्लॉक करना मुझे लगता है ये इट गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड एंड आई बिलीव इट वायलेट्स द लॉ, बिकॉज अल्टीमेटली आप जज बन रहे हो कि 3 बार आपके खिलाफ कंप्लेंट आए हैं, नाउ यू आर नॉट वर्दी of being on my channel. So to take off my channel on 3 IP complaints, intellectual property complaints, I think is a overkill. So I think that it is not within the framework of what I feel is the law in India. एक रिसेंटली कुछ महीने पहले एक केस आता है, नेशनली बड़ी चर्चा होती है इसकी, आपका कई बार इस पे एक्सप्लेनेशन भी आ चुका है कि ये जो मोहक मंगल यूट्यूबर वर्सेस ANI जो न्यूज़ एजेंसी, इनका ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि तो मैं वो लॉ जानना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को भी क्लैरिटी मिल सके, जो कंटेंट क्रिएटर्स इसको सुन रहे हैं, कि विद इन लॉ कितने सेकंड का क्लिप आप किसी का यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ का लॉ क्या है, और कहाँ पे आप वो लॉ ब्रीच करते हैं, किन किन सिचुएशंस में, थोड़ा सा उस पर मुझे बताइए। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, पर ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसे जो कहता है वो 8 बार रूल, ये मिथ है, ये कहानी है। कोई 1, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड का कोई रूल नहीं है। कॉपीराइट लॉ में सिंपली ये है कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जेम्स बॉन्ड वाला पिक्चर का जो थीम है उसका 2 सेकंड सुनेंगे आप पहचान जाएंगे जेम्स बॉन्ड की थीम है। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव इन्फ्रिंजमेंट। अच्छा। क्वांटिटेटिव इन्फ्रिंजमेंट क्राइटेरिया नहीं होता है, अच्छा, क्वालिटेटिव होता है। तो जेम्स बॉन्ड की कितने 1.5 मिनट की भी नहीं थीम होगी, उसमें आप 3 सेकंड सुन ले तो पहचान जाते हैं। अगर पहचान जाते हैं तो गाना आप यूज कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली क्वालिटेटिव इन्फ्रिंजमेंट का बेसिस है। तो कोई सेकंड का रूल नहीं है, सेकंड का कोई रूल नहीं है। अच्छा। इसके विपरीत अगर आप मान लीजिए किसी एक्टर की क्रिटिक कर रहे हैं, इसकी इनकी एक्टिंग स्टाइल की, और जेन्युइनली क्रिटिक कर रहे हैं, बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली क्रिटिक कर रहे हैं कि देखिए इरफान एक्टर थे और नवाजुद्दीन है, इनकी एक्टिंग स्टाइल्स का जो अंतर है, पर इसमें देखिए, इस टेक में देखिए, इस सीन में देखिए वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इमोशनल एंगर में कैसे रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टेटेड इरफान का देखिए, नवाजुद्दीन की एक्टिंग की स्टाइल देखिए, उनकी क्रिटिक करते हैं आप एक्टिंग में, और फिर आप बोलते हैं स्टैनिस्लाव मेथड या मेथड एक्टिंग, आप ये कर रहे हैं। तो उसमें आप क्लिप्स जब यूज करते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स यूज करते हैं, चंद सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, पर सिर्फ उस क्रिटिक के लिए यूज करते हैं, वो आता है फेयर डीलिंग में, वो अलाउड है। अच्छा। हमारे कॉपीराइट एक्ट में सेक्शन 52 है जिसमें फेयर यूज कहा जाता है। फेयर यूज एक्चुअली अमेरिकन टर्म है, इंडिया में फेयर डीलिंग टर्म है। पर फेयर यूज का ये इशू है कि आप
रिपोर्टिंग ऑन करंट इवेंट्स, न्यूज रिपोर्टिंग के लिए आप किसी और का क्लिप लेके सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए छोटे छोटे फेयर डीलिंग एक्सेप्ट्स आप यूज कर सकते हैं फॉर न्यूज रिपोर्टिंग। आप पर्सनल रिसर्च और रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं। आप क्रिटिक और क्रिटिसिज्म के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये देर आर एक्सेप्शंस। और ये जो कॉपीराइट एक्ट में लोग गलत फहमी है कि ये बड़ा मोनोपोलिस्टिक लॉ है, ये मोनोपोली यानी कि नाम की लॉ, मोनोपोली लॉ है ये, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस बड़े हैं। और ये एक्सेप्शंस ये है कि आप अगर किसी का फैशन ड्रेस एक फिल्म में यूज कर रहे हैं, पर वो जो फैशन जो ड्रेस है किसी बड़े डिजाइनर का ड्रेस है, आपने परमिशन नहीं ली, आपने फिल्म में यूज कर दी, तो फैशन डिजाइनर ने नोटिस दिया कि भैया आप यूज कैसे कर रहे हो, कि मेरा कॉपीराइट है उसमें। पर उसमें अगर वो फैशन जो ड्रेस है वो उस सीन और उस स्टोरी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बस कपड़े पहन लिए हैं, तो इट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट। तो द लॉ टेक्स इन टू अकाउंट। ओके, दूसरा मान लो वो ड्रेस का ही अगर बात करें, तो ड्रेस मैंने एज अ कंज्यूमर खरीदी, आई पेड फॉर इट, और फिर मैं वो कहीं भी यूज की, फिल्म में की, कहीं भी यूज की, तो वो कैसे कॉपीराइट? हाँ, ये अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप ये घड़ी मैंने खरीदी, पर घड़ी की बड़ी यूनिक डिजाइन है, मैंने फिजिकल ऑब्जेक्ट खरीदा, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। हाँ। तो अब इस घड़ी को मैं इसकी कॉपी बना के बेचने लग जाऊं, हाँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ये इंटेंजिबल राइट्स होता है। तो अगर आपने फोटो ले लिया, आपने मेरा आर्टवर्क है, आपने वो मुझसे आर्टवर्क खरीद लिया, आपने आर्टवर्क यहाँ दीवार पे लगा ली, अच्छी बात है। पर वो आर्टवर्क की आप फोटोग्राफ लेके टी शर्ट पे बेचना शुरू कर दें, वो मेरा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। मैंने आपको आईपी नहीं दिया, आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट दिया मैंने। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत समझना जरूरी है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो अलग चीज। ठीक है, इस पे थोड़ा सा बाद में आते हैं हम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा मैं उसके ऊपर थोड़ा और एम्फेसाइज करना चाहता हूँ मोहक मंगल वाले केस में, कि उसमें मोहक मंगल का केस ज्यादा स्ट्रांग दिखता है फेयर यूज या फेयर डीलिंग वाले में, या ANI का केस ज्यादा स्ट्रांग दिखता है? देखिए, मैं देख नहीं पाया उनकी वीडियो, वो वीडियो उतारी गई थी तब तक, तो मैं ऑनेस्टली उस पर फैक्चुअली आपको बताऊंगा नहीं, बता नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। पर मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स गलती ये कर जाते हैं कि उनको, और ये सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं, यूनिवर्सल है, आपके बिजनेस के इनपुट कॉस्ट में कैमरा का कॉस्ट, इस कमरे का रेंटल, इस चेयर का कॉस्ट, आपका सेटअप का कॉस्ट, वो आपको नॉर्मली यूट्यूबर्स को लगता है कि हाँ ये जायज इनपुट कॉस्ट है। कॉपीराइट लाइसेंस नहीं लगता उनको इनपुट कॉस्ट जायज। अच्छा, ये थोड़ी गलतफहमी उनको हटानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता नहीं कि मिस्टर मंगल ने लीगल एडवाइस भी ली होगी वो कंटेंट यूज करने के पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर जब आप और मैं घर खरीदते हैं तो पहले वकील को जरूर दिखाते हैं कागज। क्यों? पॉइंट ये है कि जब आपने जैसे बहुत अच्छा कहा कि यूट्यूब का इकोसिस्टम अब एक अर्निंग और कमाई और बिजनेस करने का जरिया है। यूट्यूबर्स जाने माने रिकग्नाइज प्रोफेशनल्स माने जाते हैं आजकल, और जब जाने माने प्रोफेशनल्स रिकग्नाइज किए जाते हैं तो उनको अपना बिजनेस भी वैसे ही अप्रोच करना चाहिए कि अगर मैं किसी का कंटेंट यूज कर रहा हूं तो मुझे एडवाइस ले लेनी चाहिए कि ये मैं यूज कर सकता हूं कि नहीं यूज कर सकता हूं, कॉन्टेक्स्ट क्या है यूज का। अगर इसमें थोड़ा सा रिस्क है तो मैं लाइसेंस ले लेता हूं। आप वो लाइसेंस ले रहे तो 5 लाख का पड़ता एनुअल लाइसेंस, पर लाइसेंस उन्होंने नहीं लिया तो 50 लाख या 40 लाख, जितने की भी डिमांड आई वो डिमांड आ गई। कंट्रोवर्सी तभी बनी जब बड़ा डिमांड आया। कंट्रोवर्सी मेरा हमेशा, और मैं सेंट्रिज्म वाला प्रिंसिपल एहतियात करते हुए आपको कहूंगा कि कंट्रोवर्सी तब क्यों नहीं बनी जब आपने बिना लाइसेंस के यूज किया नहीं। और मुझे सर्कमस्टेंसेस नहीं पता है किसका केस स्ट्रांग है।
अगर ANI ये दिखा सकता है कि जो यूज मिस्टर मंगल ने किया है वो कॉपीराइट के फेयर डीलिंग प्रोविजन से कवर्ड नहीं है, तो फिर वो के मोहक मंगल हार जाएंगे। पर अगर मोहक मंगल ये प्रूव कर दें कोर्ट के सामने या डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि जो मैंने करा है वो या ANI का है ही नहीं, कॉपीराइट ओनरशिप ही नहीं है उनकी, या जो मैंने यूज किया है वो फेयर डीलिंग में आता है, तो वो एक्सक्यूज हो जाएंगे। ठीक, मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर और डिस्कस करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कॉपीराइट एक्ट को। IPL चलता है, BCCI के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं IPL की पूरी उस पर। हम लोग देखते हैं कि जैसे बड़ा एग्जांपल आपको दूं तो अभी RCB इस साल जीता। सिद्धार्थ माल्या जो कि विजय माल्या के बेटे हैं, उन्होंने एक क्लिप बनाया क्योंकि उनकी टीम रही है वो। उस टीम में क्या था, वो ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस। पीछे चल रहा है टीवी जिसमें कि विराट कोहली की रोने की इमेज चल रही है या ट्रॉफी उठाने की चल रही है, ठीक है। उन्होंने उस छोटा सा क्लिप बनाया, उसको पोस्ट किया अपने एक उसके जो वो एक्सप्रेस करना चाहते थे उस विन के बारे में, और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही उनका वो वीडियो हटा दिया गया। अब मैं इसको समझना चाहता हूँ, सिद्धार्थ माल्या ने किसी BCCI के हैंडल, किसी ब्रॉडकास्टर के उससे नहीं उठाया कुछ भी। ही वॉज मेकिंग हिज ओन वीडियो थ्रू सेल्फी कैमरा। बैकग्राउंड में बस वो IPL का मैच चला, जो घर का सेटअप था पूरा। अब इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या कॉपीराइट जो लॉ है वो कहाँ आता है? देखिए, एक इंडिया टीवी का बहुत अच्छा केस था जिसमें कई बॉलीवुड के सिंगर्स को स्टूडियो में बुला के परफॉर्म कराया, और भी कई क्लेम्स थे। ये यशराज फिल्म्स और आई थिंक T सीरीज ने केस किया था कि ये हमारा कॉपीराइट कंटेंट यूज करते हैं। अच्छा, उसमें कोर्ट ने ना एक डी मिनिमस, लैटिन प्रिंसिपल है डी मिनिमस। डी मिनिमस का ये है कि हाँ, आपने लिया होगा कॉपीराइट कंटेंट बिना लाइसेंस के, बैकग्राउंड में पढ़ रहा है या कहीं पढ़ रहा है, करा होगा आपने, पर वो इतना कम है कि आप किसी कोर्ट को इसके लिए बॉदर नहीं करेंगे। इट इज टू ट्राइफलिंग, टू स्मॉल फॉर अ कोर्ट टू बी बॉदर। डी मिनिमस एक्चुअल प्रिंसिपल है, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस में ये अप्लाई करा था कि ये बहुत छोटा यूज है। अच्छा, इस पे हमें परेशान मत करो। दिस इज नॉट, आपको कोर्टे आना नहीं चाहिए ऐसे छोटे छोटे मामलों में। तो मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं सिचुएशन, वो डी मिनिमस में आता है। कॉपीराइट का डाउनसाइड ये है कि कॉपीराइट फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक लेवल तक उस पर रोक बन सकता है, क्योंकि ये टेक डाउन वाला प्रोसेस। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो स्ट्राइक वाला, जो चैनल स्ट्राइक वाला इशू है, ये जज वाला हिसाब है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉपीराइट ओनर को पता है कि मेरे पास केस हो या ना हो, अगर मैं 3 स्ट्राइक कर दूं तो इसका चैनल हटा सकता हूं, और यूट्यूबर को पता है कि मेरा चैनल हट जाएगा, तो फिर मुझे कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका धंधा खत्म है। तो ये जो इसमें जो मैंने देखा नहीं एग्जाम्पल, पर ये जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, इस पे कई रीजंस हो सकते हैं कि इन्होंने ये चॉइस एक्सरसाइज किया कि ये कंटेंट हटा दो। अमेरिका में जब कोई पॉलिटिशियन किसी बैंड का, किसी फेमस रॉक ग्रुप का गाना अपने स्टेज के लिए एहतियात है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है कई बार, कई बड़े बैंड ने बोला आप हमारा गाना ही नहीं यूज कर सकते, हमारा कॉपीराइट है। पर कॉपीराइट तो वो डंडा था, पर एक्चुअल रीजन था कि हम अपने कॉपीराइट को आपके पॉलिटिक्स से एसोसिएट नहीं करना चाह सकते। तो एसोसिएशन बायस पे आपने अपना कॉपीराइट असर्ट किया, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बेसिस पे नहीं किया, एसोसिएशन बायस पे किया कि आप हमारा गाना नहीं चला सकते अपने, वी डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो हिस्ट्री है इनकी, मिस्टर माल्या की और उनकी फादर की, यहाँ पर वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस BCCI की सबके साथ है। अगर मान लीजिए कोई वीडियो बनाता हूँ इसमें कि IPL का कोई विजुअल हो, कुछ हो, और मैं ट्वीट करता हूँ, वो ट्वीट हट जाता है तुरंत, वो दिखना ही बंद हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ BCCI का इशू नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। हर स्पोर्ट्स फेडरेशन बहुत ही एक्टिवली अपने कॉपीराइट को इन्फोर्स इसलिए करती है क्योंकि वो बहुत ही एक्टिवली, बहुत ज्यादा वैल्यू पे अपने राइट्स बेचते हैं। पर सर, जब मैं कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, मैंने टीवी
खरीदा, उसमें कनेक्शन लगवाया, मैंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया, यानी आई पेड एट एवरी स्टेप, आई पेड फॉर इट। और जब मैं उससे एंटरटेन हो रहा हूँ, उसका एक एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, तो वो उनका इन्फ्रिंजमेंट कैसे हो गया, उनके लिए इन्फ्रिंजमेंट कैसे हो गया, मैं वो समझना चाहता हूँ। ये यूके में बड़ा अच्छा केस था, दिलचस्प केस था कि वो प्रिंस ऑफ वेल्स, जो पुराने प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उनकी और उनकी वाइफ के बीच के लेटर्स लीक हो गए थे। तो न्यूज़पेपर ने लेटर के लेटर छाप दिए। तो जब कॉपीराइट का क्लेम आया तो कोर्ट ने ये कहा कि अनडाउटेडली इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, पर कॉपीराइट के बेसिस पे आपको ये जरूरत नहीं था कि सारे लेटर छापें। आप लेटर्स के एक्सर्प्ट छाप सकते थे, छोटे छोटे पीसेस, और आप अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप टिप्पणी दे सकते थे, एनालिसिस कर सकते थे कि क्या एक्सचेंज हुआ व्यूज हस्बैंड वाइफ के बीच में, पर आपको लेटर छापने की जरूरत नहीं थी। तो ये प्रिंसिपल आप लगा दें तो इमोशन दिखाने के लिए आपको किसी को कंटेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा यूज करिए। थोड़ा सा कितना? जो भी हो सकता है, यानी कि वो फैक्ट्स कपल ऑफ सेकेंड्स, अगर आप यानी कि 4-5 सिंगल डिजिट सेकेंड्स में यूज कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में, दैट शुड नॉट बी एन इशू। पर इसमें प्रैक्टिकल इशू है, और ये लॉ का इशू नहीं है। प्रैक्टिकल इशू ये है कि जब स्ट्राइक डाउन होगा तो उस एक पोस्ट के लिए आप कोर्ट तो जाएंगे नहीं ना, तो आपके बिना कोर्ट जाए हुए वो कंटेंट तो डाउन ही रहेगा ना। सिंपल आंसर ही है ये लॉ का इशू नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी का इशू है। क्योंकि जब नोटिस आता है तो इंटरमीडियरी का, मैंने जैसे कहा कि वो जज नहीं बन सकता है कि नहीं इन्होंने तो, अमित ने तो 3 सेकंड का किया है तो इनका नहीं हटाया जाएगा, इन्होंने 25 सेकंड का किया, इनका हम हटा रहे हैं, ये तो होगा नहीं। वो उसका काम, इंटरमीडियरी का लॉ में काम है कि मैं निकाल दूंगा। अब जिसका पोस्ट गया है उसने चैलेंज नहीं किया है कोर्ट में, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा रीइंस्टेट कराने के लिए। वो अगर कोई करेगा नहीं, अब मोहक मंडल ने किया है, डिफेंड कर रहा है वो। मोहक मंडल तो कोर्ट नहीं गया था ना, ये नहीं कोर्ट गई थी। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर कॉपीराइट के उसमें आ रहा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका फोटो, अमित दत्ता जी का फोटो, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया कि इसको रिक्रिएट कर दो, या आपका कोई आर्ट वर्क है, मैंने बोला इसको रिक्रिएट कर दो, उसने रिक्रिएट कर दिया। अब ऐसे में एज एन एक्सपर्ट आप मुझे बताइए कि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि दुनिया भर से, और कैसे डील करेगा कॉपीराइट एक्ट एआई के इंटरवेंशन को? जो 85 लिटिगेशन है, इंडिया में एक लिटिगेशन है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ इट, इंटरवीनर्स के लिए, बट पूरी दुनिया में लिटिगेशन है। और ये मुझे लगता है इन कॉपीराइट के लिए पिछले 50 साल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है एआई। 50 साल में इतना बड़ा, इंटरमीडियरीज, यूट्यूब जब 2000 के पहले पार्ट में आया था, 2004, 2005, 2008, 2009 इंडिया में, तब भी बड़ा चैलेंज था कॉपीराइट का। पर एआई जैसा जो चैलेंज है वो कभी कॉपीराइट को प्रेजेंट हुआ नहीं है। कई रीजन है। एक कारण तो यह है कि जैसे एआई कॉपीराइट को एक्सप्लॉइट करती है, वो पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं ऐसे एक्सप्लॉइट होगा। दूसरा, एआई का जो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एबिलिटी है, आप ऑडियो जनरेटर एआई या जनरेटिव एआई, कई तरीकों में आप जेके राउलिंग या हरिवंश राय बच्चन के स्टाइल में पोएम लिखवा लीजिए या किताब लिख लीजिए, जावेद अख्तर साहब या गुलजार साहब के स्टाइल में लिरिक्स लिखवा लीजिए, आप सोनू निगम या किशोर कुमार की आवाज़ में गाना बनवा लीजिए, आप अमिताभ बच्चन साहब को राजस्थानी राजा बनवा दीजिए, महाराणा बनवा दीजिए, या आप सॉफ्टवेयर कोड बना दीजिए। तो इसका जो परिणाम है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है एआई का, ये मुझे लगता है कि लोगों को या समझ नहीं आ रहा है या वो ओवर हाइप करते हैं। और इसके चलते हुए ये टेंशन ये है कि अगर इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो मुझे लगता है 50 इयर्स में नहीं हुआ होगा, इसको
कॉपीराइट कंटेंट को एक्सेस ना दें इनको, एआई को, तो ये हो नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता एआई का डेवलपमेंट। ये एक क्वेश्चन है कि इनोवेशन को कंटेंट की जरूरत है। जितना कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट एआई को मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, वो एआई उतना अच्छा होगा, उतना कम हेल्यूसिनेशन होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब ग्रॉक 4 या 3 रिलीज हुआ और उसकी ज्यादातर और कई पार्ट की ट्रेनिंग आपके और मेरे यूजर कमेंट्स के बेसिस पे थी, तो वो पागल हो गया था, मेका हिटलर कहने लगा अपने आप को, तो उसको फिर शट डाउन करना पड़ा, उसको रीओरिएंट, पैरामीटर्स चेंज करने पड़े, रीओरिएंट, गार्ड रेल लगाने पड़े। उसके कंपैरिजन में हाई क्वालिटी लिटरेरी कंटेंट और हाई क्वालिटी कंटेंट पे जब एआई ट्रेन होता है तो उसकी जो आउटपुट्स होती हैं वो भी हाई क्वालिटी। ये ऐसा आर्ग्यूमेंट है। दूसरे साइड पे कॉपीराइट ओनर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि आप मेरी किताब को स्कैन करके पीडीएफ बना के अपने लैपटॉप पे लगा देते हैं, वो इन्फ्रिंजमेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन और स्टोरेज एक राइट है मेरा कॉपीराइट एक्ट में। तो आप अपने लैपटॉप पे लगाएं या आप फोटो कॉपी करके उसको बेचें, कोई अंतर नहीं है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट दोनों चीजें। पर एआई में वो नहीं होता है। एआई में क्या होता है, आप कंटेंट लेते हैं, आप कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, लेबलिंग करते हैं, एनोटेट करते हैं, हर वर्ड का एक टोकन बनता है, वो वेक्टर्स बनते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल वेक्टर्स बनता है, और वो पैरामीटर के हिसाब से, जैसे रेडियो की ट्यूनिंग डिवाइस नॉब हो जाती है, उस पे आपका आउटपुट आता है। बड़ा सिंपल, मैं आपको एकदम, आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी पर्सन, पर सिंपली बता रहा हूं। तो आर्गुमेंट ये है कि आपकी पूरी किताब ही नहीं है ये, हमें शब्द लिए हैं आपके किताब से, पर जो आपके जिस तरीके से आपने ड्राफ्ट किया था अपना, जैसे आपने लिखा है, वो एक्सप्रेसिव जो प्रोटेक्टेबल है कॉपीराइट लॉ में, वो हमने लिया ही नहीं है। ये डिफेंस है एआई में। तो कोर्ट्स को ये अंडरस्टैंड करना, और ये दे आर ग्रैपलिंग पूरे। आज मैंने सुना है कि जो एंथ्रोपिक का केस था बहुत बड़ा, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि भैया ये जो आप एआई ट्रेनिंग करें वो फेयर यूज है, पर ये जो आपने पायरेटेड किताबें डाउनलोड करी हैं वो इन्फ्रिंजमेंट है। तो 7 या 8 मिलियन किताब आपने डाउनलोड करी है, अब ये क्लास एक्शन होगा। अब डैमेजेस का कैलकुलेशन जा रहा था हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आज न्यूज ये है कि सेटल हो गया वो केस एंथ्रोपिक और राइटर्स के बीच में, क्योंकि एंथ्रोपिक या राइटर नहीं चाहते थे कि कोर्ट जाए। एंथ्रोपिक ये नहीं चाहता था कि धंधा ही बंद हो जाए, राइटर्स ये नहीं चाहते थे कि अगर हम हार जाए तो क्या होगा। तो ये सेटल हो गया मैटर। तो मुझे लगता है कि एआई का जो चैलेंज है वो कॉपीराइट के लिए बहुत बड़ा है, और या वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, डैम स्क्विब भी हो सकता है। 5 साल बाद आपको पता चला कि एक्चुअली जो आप सोच रहे थे होगा एआई का बैड कॉन्सिक्वेंस, वो हुआ ही नहीं है। पर इशू ये है कि वेल नोन पर्सनैलिटीज की आपने चेहरे, आप उनके पर्सोना को यूज कर रहे हैं, वो कोई भी बना सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन, बायस, इलेक्शन टाइम में डीप फेक्स जैसी चीजें, ये मल्टीपल रिस्क है। प्रॉब्लम ये है कि जहां से एआई आया है और जहां ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुआ, यूएस, उसके प्रेसिडेंट ने ये वर्ल्ड वाइड थ्रेट दिया है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में कोई भी रेगुलेटरी रोक देगा तो हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ % में करेंगे। उन भाई साहब का कैलकुलेशन तो 100% से ज्यादा जाता है नॉर्मली। तो इस पॉलिसी बेसिस पे कंट्रीज जो सोच रही है, जो भी देश हैं जो सोच रहे हैं कि यार कुछ तो रेगुलेशन होना चाहिए, अब उनको सोचना पड़ेगा कि हमारा लॉ तो ठीक है हम करेंगे, पर हम दुनिया में रहना है इतने बड़े देश के साथ, अब हम अपनी पॉलिसी कैसे बनाएं जो एक बैलेंस पॉलिसी हो। तो ये तो अब ये विकल्प है, ये चैलेंज है अब कंट्रीज के सामने। और जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिसाब है, कॉपीराइट का सबसे बड़ा चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज है पर्सनालिटी राइट्स का, राइट ऑफ पब्लिसिटी का। अनिल कपूर ने केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि आप मेरा चेहरा यूज करके, मेरा नाम यूज करके आप एआई में आउटपुट कर रहे हैं, उसको रुकवाइए। तो
बहुत इंजंक्शन दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अरिजीत सिंह का दिया था कि उनकी वॉइस यूज हो रही है। आप सुन रहे होंगे किशोर कुमार की आवाज कर रहे हैं, नए नए गाने रिक्रिएट, नए नए रंग में। तो वो राइट ऑफ पब्लिसिटी हालांकि इंडिया में कानूनन रिकग्नाइज नहीं है, वो कॉमन लॉ में रिकग्नाइज। जैसे डेफेमेशन सिविल केस जब आप करते हैं तो कोई कानून नहीं होता डेफेमेशन का, वो तो क्रिमिनल लॉ में है, पर सिविल लॉ में कोई एक्ट नहीं है डेफेमेशन का, वो कॉमन लॉ पे होता है। तो वैसे ही राइट ऑफ पब्लिसिटी अभी कॉमन लॉ में कोर्ट्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इसमें लॉ बनाने की जरूरत है और एडजस्ट करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है कि इनोवेशन ना रुके, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट का मीनिंग ही आप ओब्लिटरेट कर दें, क्योंकि हमारा जो धरोहर है क्रिएटिव इंडिया का, ओरल ट्रेडिशन है, अनऑर्गेनाइज जो हमारी जो क्रिएटिव आउटपुट है इस देश की, वो नेगेटिवली अगर इम्पैक्ट हो जाएगी और वो भी सिर्फ फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के हाथ, वो मुझे लगता है ट्रेजेडी हुआ हमारे। आपकी एक्सपर्टीज डिफेमेशन लॉ, डिफेमेशन केसेस की भी है, मुझे क्या 2 उदाहरण देके समझा सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं कि डिफेमेशन कितना बड़ा पोटेंट लॉ है, साथ ही साथ ब्लैकमेल करने का या आपको टारगेट करने का, आपको शट डाउन करने का भी एक बड़ा हथियार बन चुका है इंडिया में। मैं आपको एक यूएस का एग्जांपल देता हूँ। गॉकर करके बहुत बड़ा पोर्टल होता था, उन्होंने मिस्टर पीटर थील हैं, बहुत बड़े टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर हैं, उनके पर्सनल लाइफ चॉइसेस के बारे में एक आर्टिकल करी थी। तो पीटर थील ने उनको शायद नोटिस भेजा या भेजा, कुछ कहा नहीं। और फिर हल्क होगन, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े अब नहीं रहे वो। हल्क होगन के प्राइवेट लाइफ के संदर्भ में एक गॉकर ने स्टोरी निकाली और हल्क होगन ने उनको लीगल नोटिस दिया। फिर पीटर थील ने हल्क होगन को कांटेक्ट किया, बोला मैं आप तुम्हारी पूरी लिटिगेशन फंड करूंगा, चाहे जितना लग जाए। और वो लिटिगेशन खत्म होते होते गॉकर खत्म हो गया। तो इसको कहते हैं स्लैप सूट, सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन, इफ आई रिकॉल द टर्म करेक्टली। ये साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ, जहां बड़ी कंपनियां डेफेमेशन एक्शन को न्यूज एजेंसीज के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि अगर आप हमारे खिलाफ लिखोगे तो आपका पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस भी है, और फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। न्यूज एजेंसीज 15 स्टेट में, एक ही पार्टी ने 15 स्टेट्स में लिटिगेशन करके उनको इतना आगे पीछे कर दिया कि न्यूज एजेंसी बोला सेटल कर लेते हैं मैटर को, यार आर्टिकल हटा दो। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट किया हुआ कि जो प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जाती है। और अब आप न्यूज एजेंसी हैं, एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, आपकी फंडिंग है, आप बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। पर जो जैसे न्यूज का जो सिस्टम चेंज हो रहा है, इंडिविजुअल जर्नलिज्म जो आ रहा है, जो पुराने रीजनल स्ट्रिंगर्स होते थे अब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो उनके पास वेयर विदॉल नहीं है। और जब वो ब्रेकिंग स्टोरीज करते हैं जो सोशली रेलेवेंट हो, पॉलिटिकली रेलेवेंट हो, तो उनको रोकने का बहुत ही आसान जरिया है डेफेमेशन लॉ। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिमिनल डेफेमेशन को हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने पिटिशन करा था चंद साल पहले, 5-7 साल पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। इंग्लैंड में होता था क्रिमिनल डेफेमेशन, वो हटा दिया उन्होंने, अब सिविल है, वो भी स्ट्रॉन्ग लॉ है। पर क्रिमिनल डेफेमेशन का डाउनसाइड ये है कि आप एडिटर को, पब्लिशर को, जर्नलिस्ट को कोर्ट में खड़ा कर देते, और फिर कोई लड़ना नहीं चाहता उसके बाद। और कोई लड़ना चाहेगा तो फिर उनके पास फंडिंग की जरूरत है, वकीलों के पैसे की जरूरत है, और लिटिगेशन कितना देर चलता है, लोग ये चाहते नहीं है। कोई जर्नलिस्ट रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, छोड़ के चले जाता है, कोई एडिटर रहता है, पब्लिशर रहता है, वो चले जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है नहीं होती है, जर्नलिस्ट रह जाता है। तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का जो इशू है मेक्स डेफेमेशन अ वेरी पावरफुल टूल टू साइलेंस पीपल। एट द सेम टाइम
ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का नॉमेनक्लेचर है, उसका ये भी मतलब है कि आपकी एडिटोरियल सेफगार्ड नहीं है। तो ये एक एक्सटॉर्शन का जरिया भी बन गया है। कोई नई चीज है तो नहीं है ये, तो मैं कोई आपको नई चीज तो ब्रेकिंग न्यूज तो कर नहीं रहा हूं। तो इसको एड्रेस करने के लिए डेफेमेशन एक बहुत ही एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तरीका भी है। हर इंसान को ये जरिया होना चाहिए कि अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखे और प्रोटेक्टेड रखे, क्योंकि जो कम्युनिटी में अगर आपकी रेपुटेशन नहीं है तो आपकी स्टैंडिंग नहीं होगी, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपका धंधा नहीं चलेगा। तो उसके वजह से डबल एज सोर्ड है। पर जो मिसयूज का जो इशू है डेफेमेशन का, वो मुझे लगता है ज्यादातर क्रिमिनल डेफेमेशन साइड में ज्यादा है। सिविल डेफेमेशन में आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कोर्ट में, डैमेजेस का इशू है। अगर आपके पास डैमेजेस का अवार्ड होता है, आपकी 30,000 रुपए की सैलरी है, 50 लाख की डैमेजेस की अवार्ड हो गई, आपका घर नहीं है, तो आपने आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, आपसे क्या लिया जाएगा। पर क्रिमिनल में आप जेल जा सकते हैं, आपकी कन्विक्शन हो सकती है, तो और अलग लीगल लायबिलिटीज आती हैं। एक केस 2012 का है, आप प्रो बोनो उस केस को लड़े, आपने एक भी पैसा नहीं लिया उसके लिए। वो केस था कि सिंगर्स, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियंस को रॉयल्टी का क्या, उससे 2012 से पहले का जो कॉपीराइट एक्ट था वो क्या था, 2012 में क्या चेंजेस हुए और कैसे बदला, और कैसे किसने आपको अप्रोच किया कि हमारे लिए केस लड़िए, और बाद में जो म्यूजिशियंस की लाइफ कितनी बदली इससे, वो थोड़ा सा बताइए। ये 2012 के पहले हमारा 1957 का लॉ है। ये 57 का लॉ 55 में काम शुरू हुआ इस पे। तब तक 1914 का ब्रिटिश जो यूके कॉपीराइट एक्ट का, इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट, वही चल रहा था। और स्ट्रेंज चीज ये है कि जहां पे हमारे कंट्री में इतना ज्यादा एम्फेसिस क्रिएटर पे है, कोई बिजनेस नहीं जाना जाता किसी गाने से, सिंगर जाना जाता है। साहिर लुधियानवी, जावेद साहब, गुलजार साहब, ये सब जाने जाते हैं। कोई म्यूजिक कंपनी तो जाने नहीं जाती किसी गाने के नाम से नॉर्मली। पर बड़ा स्ट्रेंज सिचुएशन था कि सारी जो रेवेन्यू थी, जैसी जैसी इंडिया डेवलप करने तक गया, रेडियो आया, टीवी आया, इंटरनेट आया, जो क्रिएटर थे, जो सिंगर थे, उनका कोई पोजीशन ही नहीं था इस रेवेन्यू चेन में। और इंडिया ही एक देश था जहां पे उनका कोई पोजीशन नहीं था। पूरे वर्ल्ड में जो क्रिएटर होता है, जो सिंगर होता है, उसका एक ऑनगोइंग रेवेन्यू शेयर होता है कंटेंट के साथ। जहां तक एक्टर्स का भी होता है, उनको टेलीविजन के एक्टर्स में और फिल्म के एक्टर्स को रेजिडुअल नाम का पेमेंट होता है, वो सालों साल मिलता रहता है। जब इनका कोई फिल्म किसी टीवी चैनल पे चल रहा होता है इंडिया में, तो वहां से पैसा आता है। और उनको यानी कि 20 साल पहले पिक्चर में एक्टिंग कर चुके होंगे वो, तो पैसा आता है उनको 10-15 साल बाद। तो ये पूरे सिस्टम में था, इंडिया में था ही नहीं। अब जब मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा, स्ट्रीमिंग शुरू हुआ, कॉलर बैक रिंगटोन शुरू हुआ, टीवी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, फिर ओटीटी आया, एक पैसा नहीं। तो ये 2004-2005 से बात शुरू हो गई थी कि इंडिया में जो क्रिएटर है, ऑथर, कंपोजर है, उसकी क्या जगह है। और ये फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं था, ये डिबेट था पैसे पे, कि वो क्यों नहीं रेवेन्यू शेयर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये 2012 में ऐसा एक बिल था जिसको यूनैनिमस सपोर्ट था। मिस्टर अरुण जेटली जो ऑपोजिशन में थे, सुषमा स्वराज जी जो ऑपोजिशन में थी, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, ये एक ऐसा बिल था जो नियर 100% यूनैनिमिटी के साथ पास हुआ, क्योंकि सबको पता था कि ऑथर कंपोजर को शेयर मिलना चाहिए। उनकी जो पुरखे हैं, उनके बाद जो आते हैं, उनको क्या सपोर्ट होगा। और ये कई स्टोरी थी। मजरू सुल्तानपुरी की फैमिली एक कमरे में रह रही है, यानी ओपी नैयर की वाइफ
मुलुंड स्टेशन के बाहर भीख मांग रही हैं। यानी कि ये कई ऐसे स्टोरीज थे कि बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े लोग, जावेद साहब ने स्टोरी बनाई है, जब शायर लुधियानवी गुजर गए तो उनकी कफन उन्होंने खरीदी 200 रुपये। तो ये बड़ा इमोशनल, आप कभी देखिएगा जी टीवी पे वो स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने उनको उधार दिए थे 200 रुपये। तो वो बोलते हैं कि मैंने फिर वो 200 रुपये चुकाए थे उनकी कफन खरीदने में। पर यानी कि आप सोचते हैं शायर लुधियानवी जैसे जायंट कि उन्हें कफन के पैसे नहीं थे। तो पॉइंट ये था कि अब लॉ ये है 2012 के बाद कि अगर पिक्चर में गाना जो अपना लिरिक्स है और म्यूजिक कॉम्पोजिशन है वो पिक्चर में एक्सप्लॉइट हो टीवी पे, सिनेमा हॉल के बाहर, सिनेमा हॉल में रॉयल्टी नहीं बनता है, पर टीवी पे एक्सप्लॉइट हो, ओटीटी पे एक्सप्लॉइट हो, या वो गाना फिल्म से निकल के रेडियो पे एक्सप्लॉइट हो, या किसी रेस्टोरेंट में बजे, या ओटीटी पे बजे, या अपने स्पॉटिफाई पे बजे, तो एक रॉयल्टी पेमेंट आती है। पर वो रॉयल्टी पेमेंट 50-50 बटेगी कंपनी, लेखक और जिसने म्यूजिक दिया हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर के बीच में, 3 ways। सो 25-25 और 50% कंपनी को जाता है। तो ये इक्वल शेयर ऑफ रॉयल्टी का जो प्रोविजन है वो दुनिया में और कहीं नहीं है। और इसका सक्सेस तो एक ही तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूं कि IPRS नाम की सोसाइटी है जो ऑथर, कंपोजर और कंपनीज के लिए म्यूजिक जब बजता है तो इसकी अंडरलाइंग वर्क्स जो होती हैं, लिरिक और म्यूजिक, साउंड रिकॉर्डिंग में, उसका अलग पैसा लेते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग वाला अलग लेता है और ये अलग लेते हैं। तो उसके वो कंपनी करीब 41-42 करोड़ कलेक्ट कर रही थी 2017 में, जब गवर्नमेंट ने फिर इसको रजिस्टर करा कॉपीराइट सोसाइटी में। आज वो 700 करोड़ कमा के डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑथर कंपोजर्स को। और जो मेंबरशिप है तब 4000 थी, आज 17,000 से ज्यादा ऑथर कंपोजर्स, 16,000 से 17,000 करीब ऑथर कंपोजर, 1000 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा म्यूजिक पब्लिशर, छोटे बड़े सब मेंबर्स हैं। और ये कलेक्ट दुनिया भर से कलेक्ट करती है और इंडिया में भी कलेक्ट करती है और ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल लॉ है। स्ट्रेंजली इस लॉ का श्रेय एक पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता नहीं है लॉ बनाने में, क्योंकि सबने सपोर्ट किया, पर इसको इन्फोर्स करने में जो करंट गवर्नमेंट है उसमें बहुत बड़ा हाथ है। जो मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने इंश्योर करा कि कॉपीराइट सोसाइटी बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करे, IPRS रेगुलेट हो। जावेद अख्तर साहब उसके चेयरमैन हैं। मुझे लगता है जो सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है वो ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई है। बहुत इन्वेस्टमेंट की गई है टेक्नोलॉजी को लाने में और ये सोसाइटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। एंड इसका पूरा श्रेय जाता है DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को कि उन्होंने इंश्योर करा कि ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको ट्रांसपेरेंटली काम करना है, सब साथ में मिल बैठ के काम करना है, एक टेबल पे काम करना है। तो बड़ी यूनाइटेड इंडस्ट्री है म्यूजिक इंडस्ट्री। वर्ल्ड में नहीं होता ऐसे, वो सब दुश्मनी होती है सबके बीच में, पर इंडिया में बहुत यूनाइटेड है और ये सबकी मेच्योरिटी है और ज़्यादातर गवर्नमेंट की भी। थैंक यू सो मच अमित दत्ता जी हमसे ये इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पूरा जो ये आपका इंसाइटफुल एनालिसिस है वो पसंद आया होगा, उनको समझ आया होगा, उनके काम आया होगा। तो बताएं हमें कि ये एपिसोड, ये बातचीत आपको कैसे लगी। आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।